Hello बच्चों, let's read this question. The question says, why boron and aluminium forms covalent compound? बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बोरोन और एल्यूमिनियम जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होगा बच्चों? आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है अगर इसकी बात करी जाए। बेसिकली आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या, इसको समझते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब मान लीजिए अगर कोई एटम ए है और एक गैस फॉर्म में, इसमें से हम इसके मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। Ionization enthalpy is defined as the energy required to remove the most loosely bound electron in an isolated gaseous atom। एक isolated gaseous atom में से उसके most loosely bound वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, और इसको डेल्टा आई एच से डिनोट करते हैं। अगर बात करी जाए बच्चों बोरोन की और एल्यूमिनियम की, बोरोन की और एल्यूमिनियम की दोनों इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जो ग्रुप 13 के मेंबर्स होते हैं NH2 NP1, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p1। ध्यान से समझना है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। और एल्यूमिनियम की तो बच्चों आप जानते हो 1s 2s2 2p6 3s2 3p1। यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है 3s2 3p1। और यहाँ इसकी वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p1 बोरॉन की। तो अगर हम बात करें बोरोन के केस में, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड है डेल्टा आई एच टू जिसको हमने लिखा है, और डेल्टा आई एच थ्री है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो वैल्यू आती है, मान लीजिए हमने बोरोन में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो वो 2p1 में से निकलेगा बच्चों। ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये इस इलेक्ट्रॉन को निकलेगा, निकालने के लिए जो एंथैल्पी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसकी वैल्यू आती है बच्चों 801। 801 ये किसके अंदर हम बता रहे हैं? किलो जूल मोल इनवर्स के अंदर बना रहे हैं। 801 किलो जूल आती है। तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी बच्चों? 1s2 2s2। जब बोरोन में से एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? 1s2 2s2, और बोरोन के ऊपर आएगा +1 चार्ज। बोरोन के एग्जांपल से समझते हैं बच्चों क्या हो रहा है। बच्चों बोरोन की बात करें, बोरोन के पास आपने देखा 5 तो प्रोटॉन्स हैं जिसको p से डिनोट करा है, और 5 ही होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा समझ सकते हैं आप। 5 प्रोटॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूक्लियस है बच्चों, इसके अंदर कौन है? 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन। अभी आपने देखे हैं कि ये फर्स्ट शेल था, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। और ये जो सेकंड शेल था बच्चों, इसके अंदर अभी हमने 2s2 2p1 देखा था, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ध्यान से समझना है बच्चों, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो ये इसके अंदर अभी भी न्यूक्लियस के अंदर तो 5 प्रोटॉन रहेंगे, लेकिन जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सेकंड जो शेल है बच्चों उसके अंदर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से समझना है, जब पहले तो 5 प्रोटॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे थे, ऐसा बोल सकते हैं। सेकंड केस के अंदर 5 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे हैं। दैट मीन्स जब 5 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली अगर ये अपने एक और इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ अभी भी 5 प्रोटॉन्स रहेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अब यहाँ पे 5 प्रोटॉन्स हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है उतनी ज्यादा आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको डेल्टा आई एच वन कितना आया था? आयनाइजेशन एंथैल्पी 801 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ रही थी। अब क्योंकि जब इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो सेकंड होगी वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से अब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कितनी आती है? 2427 किलो जूल पर मोल। और अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह गया है, तो अब क्या हो गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा बढ़ गया होगा। तो जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो और भी ज्यादा होती है, और वो वैल्यू आती है 3659 किलो जूल पर मोल। तो बहुत इन तीनों आयनाइजेशन एंथैल्पीज का सम कैसा होता है? बहुत ज्यादा होता है।
इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे, ये वैल्यू कैसी है, वेरी हाई है, वेरी हाई। सिमिलरली अगर आप एल्यूमिनियम के लिए भी देखते हो तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आती है वो आती है 577, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आती है 1816 एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 2744। ये वैल्यू भी कैसी होती है, वेरी हाई, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज का जो सम है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इन सब का सम कैसा है, वेरी हाई। अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, इन तीनों का सम कैसा है बच्चों, वेरी हाई। तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या हो जाता है, मुश्किल। इलेक्ट्रॉन लूज करना कैसा हो जाता है, डिफिकल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर नहीं सकते, तो इनके पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो कौन से बॉन्ड को बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड को बनाते हैं। कौन से बॉन्ड्स को बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड को बनाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हम अगर बात करें BH3 की, तो BH3 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ये बोरोन का, एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का, और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन बोरोन का, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करता है, BH3 के अंदर बोरोन हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। इस तरीके से ये क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। सिमिलरली आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, फॉर एन एग्जांपल AlCl3 के अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम के पास भी तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। और इस Cl के साथ क्या करते हैं बच्चों, Cl के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, ये Cl के इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ इसने शेयरिंग करी है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो सम होता है, फर्स्ट की आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज नहीं करते। तो यहाँ बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ये कोवेलेंट बॉन्ड को बना लेते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।